सीटीईटी का एडमिट कार्ड कल रात जो है जारी हो गया है। अब आप लोग एकदम लास्ट टाइम में है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पूरे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक एक करके याद दिलाऊंगा। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनते जाना है, ठीक है। पढ़ी हुई सारी बातें हैं ही, यदि आप यह सुन लेते हैं तो सभी बातें दिमाग में जो है एडजस्ट होती जाएगी, समायोजित होती जाएगी और इनका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। देखिए, सीडीपी सीटेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको 15 क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। जनरल पेडागोजी से 15 प्रश्न और 4 जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें भी प्रत्येक विषय में 15-15 पेडागोजी होती है, तो कुल 90 प्रश्न हो जाता है, 90 प्रश्न हो जाता है। और सीटेट का जो रिजल्ट बनता है वह पेडागोजी पर ही बनता है। तो हम लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को अच्छे तरीके से समझना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। आपके सीडीपी का जो सिलेबस शुरू होता है वह आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, शुरू होता है। वृद्धि और विकास, आप लोगों को पता है कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि जो है वह केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन को सूचित करता है, जबकि विकास जो है वह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी सूचित करता है। वृद्धि का अर्थ सामान्यतः जो है वो आपको शारीरिक आकार प्रकार में परिवर्तन से लगाया जाता है, जबकि विकास में आपको शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी क्या होता है, शामिल होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, इनका मापन कर सकते हैं, इसकी तुलना की जा सकती है। विकास को देखा नहीं जा सकता, इनका मापन संभव नहीं है और इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। वृद्धि एक नियत उम्र तक ही होती है और विकास जो है वह अनवरत चलती रहती है। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है। तो कोई ऐसा प्रश्न जिसमें वृद्धि और विकास के बीच अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तथ्यों को, तो वहाँ पर ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। देखिए, विकास की कुछ प्रकृति और विशेषताएं होती है। जैसे विकास आजीवन यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक लगातार क्या होता है, चलता रहता है। यह कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं। विकास में प्राप्तियां भी होती है और हानियां भी होती है, लाभ और हानि दोनों होता है। विकास की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आपको जैविक विकास या संज्ञानात्मक विकास, यानी अलग अलग जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वह एक दूसरे से क्या होती है, अंतः संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है। विकास बहुदिशीय होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास जो है लचीला और संशोधन योग्य होता है, विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है और विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का क्या है, परिणाम है। तो ये सारी बातें आपको विकास की प्रकृति या विशेषताओं से संबंधित हो गई। देखिए, बाल विकास के मुख्य रूप से आपको कितने आयाम हैं, 4 आयाम हैं, ठीक है। कौन कौन सा आयाम है, तो एक शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास और चौथा सामाजिक विकास। आयाम माने प्रकार होता है,
तो बाल विकास के यही 4 मुख्य आयाम हैं। कौन कौन? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सांवेगिक और सामाजिक। तो कहिएगा कि सर आपने तो हमको मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक गतिक विकास या गामक विकास, नैतिक विकास ये सब भी पढ़ाया है। तो देखिए ये जो 4 विकास है वह मुख्य है। कौन कौन? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सांवेगिक और सामाजिक। अन्य जो विकास के आयाम हैं वह किसी न किसी रूप में इन्हीं चारों से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मूल रूप से विकास का आयाम कितना होता है? 4 ही होता है। उम्र के सापेक्ष शरीर में जो सम्यक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं। ज्ञान या अनुभव के कारण जो हमें तर्क, चिंतन, कल्पना आदि करने की क्षमता का विकास होता है उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। उचित समय पर उचित भावनाओं का उचित मात्रा में प्रदर्शन संवेगात्मक विकास कहलाता है। और समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन जो है वह क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, देखिए नैतिक विकास जो है वह विकास का मुख्य आयाम तो नहीं है, अदर डायमेंशन है, अन्य आयाम है। हम जो सही और गलत के बीच निर्णय ले पाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। और नैतिक विकास सामाजिक सांवेगिक विकास का ही क्या होता है? एक हिस्सा होता है। एक आपको मानसिक या बौद्धिक विकास भी होती है, तो जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं ना, वही आपको क्या है? मानसिक या बौद्धिक विकास भी है। एक आपको गामक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसे हम शारीरिक गतिक विकास भी कहते हैं। तो शरीर के अंग प्रत्यंग की जो आपको गतियाँ होती है, मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? शारीरिक गतिक विकास या गामक विकास या चालक विकास भी कहलाता है। गामक विकास के बदले कहीं कहीं पर चालक विकास भी आपको रह सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए शरीर से जुड़ी हुई जो भी आपको गतियाँ होती है, मूवमेंट होती है, यानी जो भी आपको चालक विकास होते हैं वो आपको 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्थूल चालक विकास और दूसरा होता है सूक्ष्म चालक विकास। स्थूल को हम अपरिष्कृत चालक विकास भी कहते हैं और सूक्ष्म को हम परिष्कृत चालक विकास भी कहते हैं। इसे स्थूल पेशीय कौशल और सूक्ष्म पेशीय कौशल के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। शरीर के गति से जुड़ी हुई वे क्रियाएं जिसमें आपको कम दिमाग लगता है, कम मेंटल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम स्थूल या अपरिष्कृत चालक या गतिक कौशल कहते हैं। जैसे कि दौड़ना, कूदना, उछलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, ये सब क्या है? स्थूल पेशीय कौशल या स्थूल चालक विकास है। जबकि जिस शरीर से जुड़ी हुई वे सभी क्रियाएं जिसमें क्या लगता है? ज़्यादा दिमाग लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पेशीय कौशल कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र बनाना, लिखना, ब्लॉक बनाना, ये सब क्या है? आपको सूक्ष्म पेशीय कौशल है या परिष्कृत चालक विकास है। याद रखिएगा हमेशा चालक विकास का जो दिशा होता है वह अपरिष्कृत से परिष्कृत की तरफ होता है। चालक विकास की दिशा क्या होती है? चलिए आगे हम लोग बाल विकास के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसको क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। आप लोगों को बताए थे बाल विकास के सिद्धांत में एक निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। दूसरा बताए थे विभिन्न गति या दर का सिद्धांत। विकास की दर जो है सभी बच्चों में अलग अलग होती है, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, सभी बच्चों में विकास की दर एक जैसी नहीं होती है। तीसरा बताए थे विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत,
यानी इसमें बोले थे कि विकास का दर तो अलग अलग होता है सब बच्चों में, लेकिन विकास का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वह एक जैसा होता है ना। जैसे कि आपको सभी बच्चे पहले शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, फिर बालक के रूप में चेंज होते हैं, फिर किशोर के रूप में बदलते हैं, फिर युवा बनते हैं। तो यह क्रम कभी भी नहीं बदलता। विकास का जो क्रम है वह क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, क्रम एक जैसा होता है, लेकिन दर जो है वो क्या होती है, आपको अलग अलग होती है। ठीक है। उसके बाद हम बताए थे विकास की दिशा जो है वह सरल रेखा में नहीं होकर वर्तुलाकार होती है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि पहले समग्र का विकास होता है और फिर किसका विकास होता है, अंश का विकास होता है। प्रकृति पोषण सिद्धांत है विकास का, जो हमें यह कहता है कि आपको विकास जो है प्रकृति और पोषण, प्रकृति का तात्पर्य क्या है, आनुवांशिकता, और पोषण का तात्पर्य वातावरण। प्रकृति और पोषण आनुवांशिकता और वातावरण के अन्योन्य क्रिया का क्या है, परिणाम है। तो ये सब आपको विकास के क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। आगे हम लोग बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनको याद करने का काम करेंगे। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्था आप लोगों को याद करनी है, तो बाल विकास की 5 अवस्था याद करनी है। एक प्रसव पूर्व अवस्था जिसकी उम्र सीमा 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा हम बताए थे आपको शैशवावस्था, प्रसव पूर्व का 0 से 2 बताए थे। गर्भाधान से जन्म तक या गर्भाधान से 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन तक न, ये आपको प्रसव पूर्व अवस्था का क्या होता है, एज पीरियड होता है। ठीक है। उसके बाद आपको शैशवावस्था का 0 से 2 वर्ष ही याद रखना है एनसीईआरटी के अनुसार। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था, इसका 3 से 5 तक, बाल्यावस्था का 6 से 12 तक और किशोरावस्था का 13 से 18 तक। यदि मध्य बचपन आपसे पूछा जाए तो वह 6 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। और कभी कभी बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी लिख दिया जाता है, 6 से 12 भी लिख दिया जाता है, यानी बाल्यावस्था को ही उत्तर बाल्यावस्था भी आप कह सकते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था में मैंने बताया था कि इसमें आपको 3 खंड होता है। एक बीजावस्था होता है न, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, उसके बाद भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 18 सप्ताह तक, और उसके बाद गर्भस्थ शैशवावस्था 18 सप्ताह से जन्म तक। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चों का विकास जो है वह शुरू हो जाता है। और कौन कौन सा विकास शुरू होता है, शारीरिक और गामक विकास शुरू होता है। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चों का विकास 2 कारकों से प्रभावित होता है, एक माता का स्वास्थ्य और दूसरा विरूप जनन तत्व, यानी प्रकृति में जो आपको हानिकारक तत्व मौजूद हैं उनका बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था का होता है। शैशवावस्था जो है वह, उसमें विकास की जो दर है बच्चों में सबसे क्या होती है, तेज होती है। शैशवावस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाओं को कहते हैं जो कि हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से घटित होती है, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे पलक का झपकना, हृदय का धड़कना, खांसना, छींकना, ये सब क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो कुछ प्रतिवर्ती क्रिया तो आजन्म बनी रहती है, लेकिन शैशवावस्था में कुछ अतिरिक्त प्रतिवर्ती क्रिया भी देखने को मिलती है, जैसे रूटिंग, मोरो, पकड़ना, बेबिंस्की बताए थे ना। तो आपको शैशवावस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु और अस्थायित्व के गुण को दर्शाते हैं, यानी जो वस्तु उसके आँख के सामने होती है, बच्चों के सामने, उसी वस्तु के अस्तित्व को वह स्वीकार पाते हैं। जो आँख के सामने नहीं होती उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ शैशवावस्था में बच्चों में आपको आसक्ति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, आसक्ति देखने को मिलती है, यानी जो उसका पालन पोषण करते हैं उससे उनका क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है।
इसी को हम क्या कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। तो शैशवावस्था में आसक्ति आपको देखने को मिलती है। देखिए, नवजात शिशु को हम जितना असहाय समझते हैं वह उतना असहाय नहीं होता। जीवन को बचाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं वह जन्म से ही सीख करके आता है, जैसे चूसना, निगलना, मलमूत्र विसर्जन, ये सब जो है वह जन्मजात क्या होता है, सीख लेता है। ठीक है। इनके बाद आपको बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था का दो भाग, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का उम्र सीमा 3 से 5 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था को हम प्रारंभिक बचपन का भी समय कहते हैं, इसी को उत्तर शैशवावस्था का भी समय कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में कई तरह के स्थूल और सूक्ष्म पेशीय कोशिकाओं का क्या होता है, विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौना से खेलना क्या करता है, पसंद करता है। तीव्र अनुकरण की क्षमता उसमें देखने को मिलती है। कब? 3 से 5 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था में, यानी अनुकरण जो है बहुत ही तेजी से करता है। साथ ही साथ बच्चों के सोच में अनुत्क्रमणीयता आपको पूर्व बाल्यावस्था में देखने को मिलती है, यानी वह जो है रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। बच्चे आत्म केंद्रित और अहं केंद्रित होते हैं, यानी अपने ही विचारों को वह सही मानते हैं, दूसरे के विचार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में सूचकता या प्रतीकात्मकता का भी विकास होने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में जीववाद भी देखने को मिलता है, अर्थात वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही क्या होती है, संवेदनशील होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है, और समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से प्रारंभ होता है। इसके बाद आपको बाल विकास की जो तीसरी अवस्था है वह सीधा बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था है। 6 से लेकर के 12 वर्ष, कोई मनोवैज्ञानिक 11 वर्ष भी आपको दिखता है। बाल्यावस्था जो है शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। बच्चे प्रारंभिक शिक्षा जो है इसी अवस्था में ग्रहण करते हैं। बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में समूह में खेलने की प्रवृत्ति जो है देखने को मिलती है। ठीक है। खिलौने की अवस्था जो है आपको पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन खेलने की जो अवस्था है वह किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को कहा जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने हम उम्र और समलैंगिक दोस्त बनाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, उसमें संरक्षण, वर्गीकरण, इस सब का ज्ञान हो जाता है। किसमें? बाल्यावस्था में। साथ ही साथ बाल्यावस्था में बच्चों में निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। इसके बाद है आपको किशोरावस्था। किशोरावस्था का अंग्रेजी रूपांतरण एडोलसेंस होता है, जिसका अर्थ होता है यौन परिपक्वता का विकास। इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चा को न तो बड़ा माना जाता है, न ही क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है। और किशोरावस्था में बच्चे काफ़ी भावनात्मक द्वंद्व से क्या होते हैं, गुजरते हैं। किशोरावस्था को आपको तूफानों और संघर्ष का काल भी कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किलपेट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। हॉल ने, किसने? हॉल ने किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था भी कहा। टीन एच ने किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा। बच्चे अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य, बच्चे समूह में रहना या समूह में काम करना पसंद करना शुरू कर देते हैं बाल्यावस्था में, लेकिन समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बच्चे कब बनते हैं, किशोरावस्था में। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण भी किसमें होता है आपको, किशोरावस्था में। किशोरावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। अमूर्त चिंतन और निगमनात्मक तर्कना किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है न। किशोरावस्था को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं और उनकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। देखिए, बच्चों के विकास पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दोनों के अन्योन्य क्रिया का परिणाम ही क्या है, आपको बच्चों का विकास है। आनुवांशिकता के बदले में सीटेट में आपको जैविकीय संरचना या वंशानुक्रम या जीन या पितृक संरचना
प्रकृति आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहीं पर प्रकृति लिखा हो तो इसका मतलब क्या समझिएगा, आनुवांशिकता। कहीं पर समवयस्क लिखा हो, कहीं पर जीन या पितृक संरचना लिखा हो तो इसका मतलब क्या समझिएगा, अनुवांशिकता। कहीं पर वंशानुक्रम लिखा हो तो इसका मतलब क्या समझिएगा, अनुवांशिकता। इसी तरह वातावरण के बदले में पर्यावरण, परिवेश आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो माता पिता से प्राप्त जीन का बच्चों में प्रवाह, जिससे कि माता पिता और पूर्वजों के गुण जो है वह बच्चों में आते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता की खोज जॉन ग्रेगर मेंडल ने की थी। आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी जो है वह कौन है, गुणसूत्र में उपस्थित जीन है ना, जीन या पितृक जो है वह आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है। आनुवांशिकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चों के शारीरिक विकास पर पड़ता है। ठीक है। और सब जो विकास है संज्ञानात्मक, सांवेगिक, इस सब पर आपको आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चों के शारीरिक ढांचे या शारीरिक गठन या आँखों के रंग, इस सब पर जो है आपको आनुवांशिकता का क्या पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता के कारण बच्चों में अधिगम अशक्तता या मानसिक मंदन भी देखने को मिल सकता है। देखिए, एक बच्चा जन्म के समय अपने माता पिता के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त विशिष्ट जीन संयोजन का क्या होता है, धारक होता है। और यही उत्तराधिकार व्यक्ति के विकास को जैविक नक्शा या समय सारणी प्रदान करते हैं। आनुवांशिक कूट संकेतों के कारण, जेनेटिक कोड के कारण ही आपको माता पिता के गुणों का बच्चों में क्या हो पाता है, स्थानांतरण हो पाता है। और याद रखिएगा, आनुवांशिक हस्तांतरण जो है वह एक सरल प्रक्रिया नहीं बल्कि कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। ये सारी बातें आपको किसके संबंध में हो गई, आनुवांशिकता के बारे में। देखिए, पर्यावरण या वातावरण आपको किसको कहते हैं, तो हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। पर्यावरण के 3 पक्ष होते हैं, भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष और सामाजिक पक्ष। भौतिक पक्ष में आपको तापमान, जल, वायु, आर्द्रता ये सब आती है। जैविक पक्ष में सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव, सजीव, जो भी पौधे हैं और जंतु हैं वह जैविक पक्ष के अंतर्गत आता है पर्यावरण का। और पर्यावरण का जो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष होता है उसमें आपको मानव द्वारा निर्मित जो भी संस्थाएं हैं के अलावे जो है आपको मानव का खान पान, वेशभूषा, जाति, धर्म, भाषा, बोली, ये सब आपको पर्यावरण के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आनुवांशिकता की तरह ही पर्यावरण का भी व्यापक प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। और पर्यावरण जो है व्यक्ति के विकास पर पड़ने वाले आनुवांशिक प्रभाव को कुछ हद तक क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। यानी आनुवांशिकता के कारण मान लेते हैं कोई बच्चा मानसिक मंद बुद्धि का है तो उसको बेहतर पर्यावरण दे करके हम उसमें क्या ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो पर्यावरण के द्वारा आपको आनुवांशिकता से उत्पन्न प्रभावों को बहुत हद तक क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह आनुवांशिक प्रभाव जो व्यक्ति पर पड़ते हैं वो उसका स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है, उसी तरह परिवेशीय प्रभावों का हस्तांतरण भी क्या है, आपको एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। लेकिन कंक्लूजन में याद आपको ये रखना है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का मिश्रित प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है, किसी एक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जानते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या सब है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, मानव का विकास, मानव की बुद्धि, मानव की प्रतिभाशालीता, मानव का व्यक्तित्व, ये सब आपको आनुवांशिकता और वातावरण के अन्योन्य क्रिया का क्या है, परिणाम है। मैंने आप लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बताया था। जीवों के वे लक्षण जो आपको खुली आँखों से हमें दिखते हैं उसको फिनोटाइप या दृश्य प्ररूप कहा जाता है, और जीवों का वे लक्षण जो हमें खुली आँखों से नहीं दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको
जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जैसे आपके शरीर के अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको हम देख नहीं सकते, तो वो आपका क्या है? जीनोटाइप है। लेकिन आपके आँखों का रंग, आपके बालों का रंग, ये सब हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समवयस्क और पितृक, समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान कभी भी योगात्मक नहीं होता। यानी यह सुनिश्चित नहीं है कि किसी व्यक्ति के विकास पर आनुवांशिकता का कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ता है और वातावरण का कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ता है, ये आपको सुनिश्चित नहीं है। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान जो है वह योगात्मक नहीं होता। देखिए, एक आपको प्रकृति पोषण विवाद है। क्या है? प्रकृति पोषण विवाद है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का तात्पर्य जो है वह किससे है? आनुवांशिकता से। और पोषण का तात्पर्य किससे है? वातावरण से। प्रकृति पोषण विवाद क्या है? तो मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर के विवाद है कि बच्चे के विकास पर आनुवांशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसी विवाद को हम प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक जो है किसी खास निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगला जो आपके सीटेट का टॉपिक है वह है आपको समाजीकरण के बारे में। किसके बारे में? समाजीकरण जो है वह एक अनिवार्य प्रक्रिया है बच्चों के विकास का, क्योंकि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र जन्म लेता है और सर्वत्र सामाजिकता के बंधनों में क्या होता है? जकड़ा हुआ होता है। ठीक है, और समाजीकरण जो है वह एक प्रक्रिया के तहत होता है। बच्चे जन्म से सामाजिक नहीं होते, बच्चे जन्म से सामाजिक नहीं होते, समाज के प्रभाव में आकर के वह क्या बनते हैं? सामाजिक बनते हैं। ठीक है, और समाज के साथ ही एक जुड़ा हुआ शब्द क्या है? संस्कृति है। तो किसी समाज के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। आप लोगों को हम बताए थे कि मानव और पशु दोनों का अपना समाज होता है, लेकिन संस्कृति केवल किसकी होती है? मानवों की होती है, पशुओं की कोई संस्कृति नहीं होती है। इसी कारण मानव का व्यवहार इतना जटिल होता है, यानी संस्कृति की उपस्थिति के कारण ही मानव का व्यवहार इतना जटिल होता है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होता है। और समाजीकरण है क्या? ठीक है, तो समाजीकरण क्या है आपको? तो समाज के मापदंडों के साथ, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन, ये दोनों शब्द आप हमेशा याद रखिएगा। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समय। अनुकूलन का मतलब हुआ कि समाज के बहुत सारे मापदंड होते हैं जिसको हम हूबहू क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मापदंड होते हैं जिसमें हमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको संशोधन के साथ यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समायोजन। यानी केवल आंख मूंद कर समाज के नियमों को स्वीकार कर लेना न, या आपको केवल अपना ही मापदंड बना लेना, दोनों ही स्थिति में समाजीकरण नहीं कहा जा सकता, बल्कि समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन ही समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण जो है वह एक जटिल प्रक्रिया है, बहुदिशीय प्रक्रिया है, और समाजीकरण भी विकास की तरह ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास भी निरंतर चलता है, समाजीकरण भी निरंतर चलता है, अधिगम भी क्या होता है? निरंतर चलता है। देखिए, समाजीकरण जो है वह द्विदिशीय होता है, यानी व्यक्ति भी समाज को कुछ देता है और समाज भी व्यक्ति से क्या करता है? मतलब व्यक्ति भी समाज को देता है और समाज से व्यक्ति भी लेता है। तो इस तरह समाजीकरण जो है वह कैसी प्रक्रिया है? द्विदिशीय प्रक्रिया है। और समाजीकरण से संस्कृतिकरण जो है वह एक बृहत शब्द है। पर संस्कृति ग्रहण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरे समाज की संस्कृति को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। और जानते हैं, किसी व्यक्ति का जीवन में केवल एक बार समाजीकरण नहीं होता, बल्कि कई बार समाजीकरण होता है। मान लेते हैं अभी आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ से दूसरे राज्य में रहने के लिए चले जाइए, तो आप वहाँ के संस्कृति की बहुत सारी बातों को क्या कीजिएगा? अपनाइएगा।
तो समाजीकरण जीवन में केवल एक बार नहीं होता, यह कई बार होता है, निरंतर आजीवन आपको चलता रहता है। समाजीकरण जिन जिन कारकों के कारण होता है उसे समाजीकरण का कारक कहते हैं। समाजीकरण के जो कारक हैं वह दो तरह के होते हैं, एक सक्रिय कारक, एक निष्क्रिय कारक। जहाँ पर समाजीकरण सक्रिय रूप से होता है वह सक्रिय कारक कहलाते हैं, जहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता, नहीं के बराबर जहाँ समाजीकरण होता है उसको निष्क्रिय कारक कहते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वह समाजीकरण का कैसा कारक है? निष्क्रिय कारक है। जबकि आपको परिवार, मित्र, विद्यालय, क्लब, जनसंचार के साधन, ये सब आपको समाजीकरण का कैसा कारक है? सक्रिय कारक है। और समाजीकरण के जो सक्रिय कारक हैं उनका भी दो भाग है, एक प्राथमिक कारक और दूसरा द्वितीयक या गौण कारक। परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स न, कभी कभी इसमें पास पड़ोस भी शामिल कर देता है। तो ये आपको समाजीकरण का कैसा कारक है? प्रथम कारक है, मुख्य कारक है। जबकि आपको विद्यालय हो गया न, पास पड़ोस, क्लब, जनसंचार के साधन, ये सब समाजीकरण के कैसे कारक हैं? द्वितीयक कारक है। ठीक है। देखिए, खेल जो है वह बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन? खेल। अतः खेल को हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। आज जो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है घर घर तक, यह समाजीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से प्रभावित कर रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की जो भावनात्मक स्थिति होती है, बच्चों के जो परिवेशगत माहौल होते हैं, ये सभी समाजीकरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपको सीडीपी में क्या पढ़ना है? पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहनबर्ग को क्या करना है? पढ़ना है। जीन पियाजे ने आपको संज्ञानात्मक विकास का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास का क्या दिया? सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का, उसमें उन्होंने अपने कुछ मान्यताओं की भी क्या की है? चर्चा की है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो है वह किसके द्वारा सीखते हैं? अन्वेषण के द्वारा करते हैं, सीखते हैं। खोज के द्वारा क्या करते हैं? सीखते हैं। कार्य क्रिया के द्वारा बच्चे ज्ञान का अर्जन करते हैं। बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये किसका मानना है? जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो है आपको नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। साथ ही साथ हाँ, तो मैं आप लोगों को जीन पियाजे की मान्यताएं क्या कर रहा था? बता रहा था। ठीक है। एक एक करके हम सारी मान्यता को देख लेते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि सीखना जो है वह एक आरोही और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जीन पियाजे का मानना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। किसका मानना था? जीन पियाजे का। हमारा मानना नहीं है और का मानना नहीं है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती, वातावरण से अनुक्रिया करके अर्जित की जाती है। ये किसका मानना है? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले सरल संप्रत्यय सीखते हैं, आसान कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और फिर जो है जटिल संप्रत्यय को क्या करते हैं? सीखते हैं। साथ ही साथ वह कहते हैं कि बच्चे कार्य क्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करते हैं। बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और बच्चों की विचार प्रक्रिया उसके भाषा को क्या करती है? प्रभावित करती है। विचार पहले आता है और भाषा बाद में होता है। ठीक है। साथ ही साथ जीन पियाजे ने कहा कि प्रत्येक वस्तु या तथ्य के बारे में बच्चों के मन में एक संज्ञानात्मक संरचना होती है जिसको हम स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी स्कीमा में जो परिवर्तन है वह संज्ञानात्मक विकास का कारण होता है। और यह जो स्कीमा परिवर्तित होता है वह तीन तरह से होता है: आत्मसातीकरण के द्वारा, समावेशन के द्वारा और समायोजन के द्वारा। यहाँ पर जीन पियाजे यह भी कहते हैं कि बच्चे और वयस्कों के सोच में गुणात्मकता को लेकर अंतर होता है बजाय मात्रात्मकता के। यानी बच्चे और वयस्कों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे कम सोचते हैं और वयस्क ज़्यादा सोचते हैं या वयस्क कम सोचते हैं और बच्चे
ज़्यादा सोचते हैं। मात्रा को लेकर कोई अंतर नहीं होता, गुणात्मकता को लेकर अंतर होता है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो वातावरण में अपना अनुकूलन स्थापित करते हैं वह 3 तरह से, एक आपको आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन और तीसरा समावेशन। आत्मसातीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का जुड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। लेकिन पूर्व ज्ञान में संशोधन हो, पूर्व ज्ञान में क्या हो? संशोधन हो और उसमें नया ज्ञान जुड़े तो इसको हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। और यदि पूर्व ज्ञान ज्यों का त्यों रहे और नए ज्ञान को संशोधित करके उसमें हम अटैच करें तो इसको हम क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। तो आत्मसातीकरण, समायोजन और समावेशन, इन 3 तरीकों के द्वारा बच्चे वातावरण में अपना क्या करते हैं? अनुकूलन स्थापित करते हैं। ये जीन पियाजे जी का कहना है। जीन पियाजे ने आपको बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को जो है 4 अवस्थाओं में क्या किया? वर्गीकृत किया। एक संवेदी गामक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। तीसरा आपको मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष। और चौथा जो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। न हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि संवेदी गामक अवस्था की जो विशेषताएं हैं वह शैशवावस्था के जैसा है। न पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषताएं हैं वह पूर्व बाल्यावस्था के जैसा है। न बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जैसा है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषताएं हैं वह किशोरावस्था के जैसा है। बताए थे ना। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे में मस्तिष्क में सोचने की क्रिया नहीं के बराबर होती है। बच्चे जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं संवेदी गामक अवस्था में, वह संवेदी अंगों आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि के माध्यम से ही क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। संवेदी गामक अवस्था में बच्चों में प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता होती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड देखने को मिलता है। और संवेदी गामक अवस्था में बच्चों की बुद्धि का पता उसके गामक क्रियाओं से लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सोचने से पहले की अवस्था है, यानी इस अवस्था में बच्चे थोड़ा बहुत सोचते हैं लेकिन तार्किक और क्रमबद्ध रूप से नहीं सोच पाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या होता है? आ जाता है। बच्चे में प्रतीकात्मकता का विकास हो जाता है। मशीनी तर्कन वह दिखलाते हैं, यानी नकली तर्क बताए थे ना, वो स्थापित कर लेते हैं। अनुत्क्रमणीयता उनके विचारों में देखने को मिलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, अपने विचारों में केंद्रित होते हैं, स्व केंद्रित अवस्था भी कह सकते हैं इसको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जीववाद या एनिमिज्म देखने को मिलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है भाषा विकास बहुत अधिक करते हैं। इसके बाद है आपको मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, न 7 से लेकर 11 वर्ष। आप जिस बच्चे के लिए शिक्षक बनेंगे 1 to 5 में, न वह आपको किस अवस्था में होगा? मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में ही होगा। इस अवस्था में बच्चे तार्किक और क्रमबद्ध चिंतन शुरू कर देते हैं, और वो भी किस पर शुरू कर देते हैं? मूर्त वस्तुओं पर। अमूर्त वस्तु पर तार्किक क्रमबद्ध चिंतन इस अवस्था में नहीं कर पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को आयतन संरक्षण और भार संरक्षण का ज्ञान हो जाता है। आयतन संरक्षण का ज्ञान पहले आता है बच्चों में और भार संरक्षण का ज्ञान बाद में आता है। आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्रम की समझ हो जाती है, सीक्वेंस की समझ हो जाती है, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, इस सब की समझ हो जाती है। भारी हल्का ये चीज़ भी मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे समझने लगते हैं। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। वर्गीकरण कौशल का उसमें विकास हो जाता है। साथ ही साथ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है उसमें संरक्षण कौशल का भी विकास हो जाता है। संख्या और परिमाण का बोध हो जाता है। ये सब किसका लक्षण हो गया? मूर्त संक्रियात्मक का। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क पूरी परिपक्व हो जाता है। उसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। निगमनात्मक तर्कना भी वे कर सकते हैं न। और आपको अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में
आपको संज्ञानात्मक विकास चरमोत्कर्ष पर होता है। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत जो है वह बाल मनोविज्ञान को जानने में बहुत ही उपयोगी है, काफ़ी लाभकारी है। लेकिन इस सिद्धांत की भी आपको अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कुछ आलोचनाएं की है। जैसे इसके सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि इन्होंने शारीरिक परिपक्वता को जरूरी माना है, शारीरिक परिपक्वता को जरूरी माना है किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों ने उदाहरण देते यह बताया है कि जरूरी नहीं है कि शारीरिक परिपक्वता आने के बाद ही क्या होगा? विकास होगा। साथ ही साथ इसने आपको टर्म माने एज पीरियड निर्धारित किया है कि इतना से इतना उम्र के बच्चे में ये विकास होता है। तो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना करते हुए कहा है कि ये टाइम पीरियड में बांधना सही नहीं है, क्योंकि कुछ विकास किसी बच्चे में पहले हो जाता है तो किसी में थोड़ा देरी से होता है। तो ये इस सिद्धांत की क्या हो गई? आलोचना। आलोचना तो दुनिया में हर एक चीज़ की होती है, लेकिन कुल मिलाकर यह काफ़ी उपयोगी सिद्धांत है। पियाजे के बाद आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? वाइगोत्स्की के बारे में। जहाँ भी वाइगोत्स्की रहेगा वहाँ पर आप किसको याद रखिएगा? सामाजिक सांस्कृतिक को। वाइगोत्स्की जो है उन्होंने आपको समाज और संस्कृति की भूमिका जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण मानी है। उन्होंने अपने सिद्धांत में पारस्परिक अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम की क्या की है? चर्चा की है। बच्चे जो आपस में परस्पर क्रिया करके सीखते हैं इसको हम पारस्परिक अधिगम कहते हैं, और बच्चे जो वयस्कों के सहयोग से सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे पहले आपको अंतर वैयक्तिक क्रिया करते हैं और फिर वैयक्तिक क्रिया करते हैं। पहले वह समाज से रिलेशन स्थापित करते हैं, फिर वह खुद से रिलेशन क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। विकास बाहर से अंदर होता है। वाइगोत्स्की ने आपको ZPD और स्कैफोल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है, यानी वह मानसिक स्थिति जब बच्चा खुद से समस्या का समाधान नहीं कर सकता लेकिन किसी बड़े के सहयोग से समस्या का समाधान कर सकता है, तो उस स्थिति को हम ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और ZPD की स्थिति में बड़ों के द्वारा बच्चों को जो सहयोग दिया जाता है उसको हम स्कैफोल्डिंग या पार बांधना या ढांचा बांधना या सहारा देना कहते हैं। और ज्यों ज्यों बच्चे अपने काम में दक्ष होते जाते हैं स्कैफोल्डिंग की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बच्चों के भाषाई विकास की भी चर्चा की है। वाइगोत्स्की का मानना था कि 3 बरस तक बच्चों के विचार और भाषा क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। आफ्टर 3 इयर्स बच्चों का जो भाषा है वह उसके विचार को क्या करता है? प्रभावित करता है। और बच्चे पहले सामाजिक वार्ता करना सीखते हैं, फिर वह निज या व्यक्तिगत वार्ता करना शुरू करते हैं, और सबसे अंत में वह अंतःमुख वार्ता करते हैं। जानते हैं पियाजे ने जिसे अहं केंद्रित भाषा कहा उसे ही वाइगोत्स्की ने निज भाषा या व्यक्तिगत भाषा कहा। और वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे अपनी निज भाषा या व्यक्तिगत भाषा के द्वारा स्वनिर्देशन और स्वनियमन करते हैं। ये सारी बातें आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत में याद रखनी है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का जो अंतर है वो भी आप लोगों को क्या रखना है? दिमाग में रखना है। देखिए, जीन पियाजे जी मौलिक रचनावादी थे। रचनावादी किसको कहते हैं? रचनावादी ऐसे मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है जिनका यह मानना होता है कि बच्चे ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रचनावादी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। तो जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मौलिक रचनावादी थे, जबकि आपको वाइगोत्स्की जो है वह सामाजिक रचनावादी या निर्मितिवादी थे। रचनावादी को ही निर्मितिवादी भी कहा जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत सार्वभौमिक है, जबकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है। जीन पियाजे ने भाषा को कम महत्व दिया है, वाइगोत्स्की ने भाषा को ज़्यादा महत्व दिया है। जीन पियाजे अहं केंद्रित भाषा की बात करते हैं, वाइगोत्स्की निज या व्यक्तिगत भाषा की क्या करते हैं? बात करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा को प्रभावित करता है, वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा विचार को प्रभावित करता है। जीन पियाजे कहते हैं कि विकास अधिगम में सहायक होता है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम विकास में सहायक होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि विकास अंदर से बाहर होता है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि विकास बाहर से अंदर होता है। ठीक है,
ये आपको जीन पियाजे और वैगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या हो गया, अंतर हो गया। अब आप लोगों को कोहनबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है। लॉरेंस कोहनबर्ग ना इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक विकास का क्या दिया, सिद्धांत दिया। नैतिक विकास किसे कहते हैं? देखिए, नैतिक विकास मनुष्य के सामाजिक सांवेगिक विकास का क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है। कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा व्यवहार गलत, कौन उचित है और कौन अनुचित, इसके बारे में निर्णय ले पाना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। ठीक है। नैतिक विकास का स्वरूप जो है वह संस्कृति, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। हालांकि कोहनबर्ग ने नैतिक विकास के स्वरूप को क्या माना है, सार्वभौमिक माना है। कोहनबर्ग ने जो आपको बच्चों के लिए नैतिक विकास दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने अपनी कुछ मान्यताएं भी क्या की, प्रकट की। कोहनबर्ग ने अपने अध्ययन के बाद अपनी कुछ मान्यताएं भी क्या की, प्रकट की। जैसे कोहनबर्ग का मानना था कि बच्चे जन्म से न तो नैतिक होते हैं न ही अनैतिक होते हैं। बच्चे जन्म से न तो नैतिक होते हैं न ही अनैतिक होते हैं। उसके बाद कोहनबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। कोहनबर्ग का मानना था नैतिक विकास का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। कोहनबर्ग ने कहा कि नैतिक व्यवस्था, नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वह एक निश्चित क्रम में आती है, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। कोहनबर्ग ने कहा कि नैतिक विकास का सबसे उच्चतम स्तर सार्वभौम नैतिकता का स्तर होता है, जहाँ तक बहुत कम व्यक्ति क्या कर पाते हैं, पहुँच पाते हैं। कोहनबर्ग ने कहा कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग बच्चों के जो नैतिक तर्क हैं वह क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही साथ कोहनबर्ग ने कहा कि प्रत्येक बच्चा अपने जीवन काल में कई बार नैतिक द्वंद्व या दुविधा की स्थिति से गुजरता है, जब वह निर्णय नहीं ले पाता कि मेरे लिए ये करना सही रहेगा या ये करना सही रहेगा। ये आपको कोहनबर्ग की कुछ क्या हो गई, मान्यताएं हो गई। कोहनबर्ग ने आपको नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। 3 स्तर में कौन कौन स्तर है? एक पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, परंपरागत के जगह पर रूढ़िगत भी दे सकता है, पूर्व की जगह पर प्राक भी दे सकता है स्तर। दूसरा आपको परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, और तीसरा जो है उत्तर या परा परंपरागत या रूढ़िगत स्तर। और प्रत्येक स्तर में कितना चरण होता है? 2 चरण। पूर्व परंपरागत का 2 चरण कौन कौन है? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता। उसके बाद परंपरागत का 2 चरण, एक है अधिकार संरक्षण अभिमुखता और एक है अच्छा लड़का अच्छी लड़की का भाव। और उत्तर परंपरागत का 2 स्तर कौन है? एक सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता वाला चरण, और एक क्या है आपको, सार्वभौम नैतिकता वाला चरण। आपको पूर्व या प्राक परंपरागत स्तर में बच्चे नैतिक नियमों का पालन बाह्य कारणों से करते हैं, बाहरी प्रभावों से करते हैं, जबकि परंपरागत या रूढ़िगत स्तर में बच्चे नैतिक नियमों का पालन सहज भाव से करते हैं, यानी वैसा करने की उसमें क्या होती है, इच्छा होती है। जबकि उत्तर या परंपरागत स्तर में बच्चे जो है नैतिक नियमों का जो पालन करते हैं, वह आपको उसके माने उस अवस्था में बच्चों का नैतिक नियम के प्रति एक दृढ़ विश्वास हो जाता है, और उस विश्वास के कारण वह नैतिक नियम का पालन करते हैं। आपको बताए थे कि पूर्व परंपरागत में जो दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता वाला चरण होता है, इस अवस्था में बच्चे दंड से बचने के लिए या आपको आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से नैतिक नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और दूसरा चरण जो आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता है, इसमें आपको स्वार्थ के कारण, किसके कारण, स्वार्थ के कारण या लेन देन या विनिमय की भावना के कारण बच्चे नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उसके बाद परंपरागत में जो 2 स्तर है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता वाला जो चरण है, तीसरा चरण हो गया। इसमें बच्चे जो है वो समझने लगते हैं कि ये आपको नियम सही है और इनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और उसमें चौथा चरण अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का, इसमें बच्चा गुड बॉय या गुड गर्ल कहलाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए नैतिक नियमों का पालन करते हैं। और जब वह तीसरे स्तर के पहले चरण यानी 5वें चरण में पहुंचते हैं, तो वह कौन सा होता है,
सामाजिक अनुबंध या समझौता वाला चरण होता है। इस चरण में जो बच्चे हैं वह सामाजिक नियमों में संशोधन का भी मादा रखते हैं। उनको लगता है कि कोई सामाजिक नियम गलत है तो वह उसको तोड़ने का भी क्या रखते हैं, मादा आपको रखते हैं। वही हिंज वाला उदाहरण याद है ना, दवाई चुराना है कि नहीं चुराना है। और जो सार्वभौम नैतिकता वाला चरण होता है उसमें बच्चे जो है नैतिक नियमों के प्रति पूरी उसका एक दृढ़ विश्वास हो जाता है और इस चरण तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाने के क्रम में जनरल कर्नल सिंह बना क्या दिया था, उदाहरण दिया था। तो ये सार्वभौम नैतिकता वाला चरण है। तो इस तरह कोहनबर्ग ने अपने सिद्धांत में आपको नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरणों की क्या की है, चर्चा की है। कोहनबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को एक अलग तरीके से भी वर्गीकृत किया है। ये तो मुख्य तरीका हो गया कोहनबर्ग का। कोहनबर्ग ने मनुष्यों के नैतिक विकास को एक अलग तरीके से भी क्या किया है, वर्गीकृत किया है। और ये वर्गीकरण क्या है, तो इसमें एक होता है स्वकेंद्रित अवस्था। कौन अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। दूसरा होता है परंपरा धारण करने की अवस्था। तीसरा होता है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था और चौथा होता है आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो आपको स्वकेंद्रित अवस्था जो है वह शैशवावस्था से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, परंपरा धारण करने की जो अवस्था है वह बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था जो है वह किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है और आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था जो है वह युवावस्था से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए कोहनबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन उनके सिद्धांत की भी कुछ आलोचना है। क्या है, कुछ आलोचना है। कई बार सीटेट में कोहनबर्ग के सिद्धांत की आलोचना पूछा है, अतः आप लोगों को इसको क्या रखना है, याद रखना है। जैसे कोहनबर्ग ने अपने पूरे सिद्धांत में नैतिक सोच पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, लेकिन नैतिक सोच पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, नैतिक व्यवहार पर उतना ज़्यादा बल नहीं दिया है। कोहनबर्ग ने अपने पूरे सिद्धांत में नैतिक सोच पर बहुत ज़्यादा बल दिया है प्रियंका, और नैतिक व्यवहार पर बहुत कम बल दिया है। साथ ही साथ कोहनबर्ग का जो सिद्धांत है उस पर लिंग भेद का भी क्या लगता है, आरोप लगता है न, कि चूँकि कोहनबर्ग का जो सिद्धांत है वह पुरुषों के नमूने पर 100% क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, लेकिन महिलाओं पर 100% लागू नहीं होता। अतः कोहनबर्ग पर जो है लिंग भेद का भी आरोप लगता है। और कोहनबर्ग ने नैतिक विकास का स्वरूप सार्वभौमिक बताया है, उस पर भी क्या उठते हैं, सवाल उठते हैं। तो ये आपको कोहनबर्ग के सिद्धांत की क्या हो गई, आलोचनाएं हो गई। देखिए जीन पियाजे ने भी बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था बताई थी, 2 अवस्था बताई थी, परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। 2 से 8 वर्ष का समय जो होता है वह परायत नैतिकता होता है और 8 से 11 वर्ष का जो समय होता है वह आपको स्वायत्त नैतिकता का होता है। तो इस तरह से जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहनबर्ग का हम लोगों ने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। आगे जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वह बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़नी है। आप लोगों को बताए थे कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा दोनों का जनक किसको माना जाता है, आपको जॉन डीवी को माना जाता है, जिन्होंने आपको लेब विद्यालय की स्थापना की थी और उन्होंने उस विद्यालय में बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा का सफल प्रयोग किया था। आप लोगों को मैंने बताया था कि शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिनके 3 ध्रुव कौन कौन होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु होते हैं। देखिए शिक्षण की वह विधि न, वह पद्धति जो कि शिक्षक के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती है, जिसमें शिक्षक एक तानाशाह की भूमिका में होते हैं न, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति कहते हैं। जो कि आपको हमारी परंपरागत जो शिक्षण पद्धति थी वह शिक्षक केंद्रित ही थी। और बाल केंद्रित में क्या होता है, तो बच्चे मुख्य भूमिका में होते हैं, बच्चे के इर्द गिर्द ही पूरी शिक्षण की प्रक्रिया क्या करती है, चक्कर काटती है। और बाल केंद्रित शिक्षा में ही यदि नवाचार को हम जोड़ देते हैं तो वह प्रगतिशील शिक्षा का रूप ले लेता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह प्रगतिशील शिक्षा में अंतर्निहित है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा हो या प्रगतिशील शिक्षा, दोनों की विशेषताएं एक जैसी होती है। हमने आप लोगों को बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं कई बार कक्षा में क्या की है, बताई है।
जैसे कि इनमें बच्चे जो हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे सक्रिय भूमिका में होते हैं, किंतु इनका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। शिक्षक भी सक्रिय होते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं। बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो है वह सिखाते नहीं है, बल्कि सीखने के लिए माहौल क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वह एक सुविधादाता, सुगमकर्ता, मार्ग निर्देशक और अभिप्रेरक की होती है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों की रुचि का पूरा ख्याल रखा जाता है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा पद्धति है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है करके सीखने की भावना पर क्या है, आधारित है, और इस तरह की शिक्षण पद्धति में गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति सीखने सिखाने के जो संरचनावादी उपागम है, जिसका यह मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, उन पर क्या है, आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षण में नए तरह के जो व्यवहार हैं, नवाचार हैं, उस पर बल दिया जाता है, और इसमें बच्चों का जो आकलन और मूल्यांकन किया जाता है वह सतत और व्यापक आकलन मूल्यांकन की पद्धति के द्वारा किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा को ही आपको विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा या अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा आदि के इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में कुछ मौलिक अंतर है। जैसे अध्यापक केंद्रित शिक्षा में अध्यापक निर्देश देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बच्चे उसके आज्ञा का क्या करे, पालन करे और अनुशासन में रहे। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में आपको अध्यापक सीखने का अवसर प्रदान करते हैं और बच्चे को के सीखने को दिशा देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों पर अनुशासन लादा नहीं जाता है, यानी बच्चे, हम यदि प्रभावी शिक्षण करेंगे तो बच्चे खुद अनुशासित रहेंगे, इस बात पर जोर दिया जाता है बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा में। जानते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में आपको समय सारणी और कक्षा में जो बैठने की व्यवस्था है उसमें भी लचीलापन देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आपको बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा टॉपिक से हो गई। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को हमेशा याद रखनी है। जैसे कि समाज निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे हैं उसका हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। सेक्स और जेंडर में हम लोगों को अंतर क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। सेक्स जो है वह क्या है, एक जैविक संरचना है, जबकि जेंडर जो है वह क्या है, एक सामाजिक संरचना है। सेक्स अपरिवर्तनीय होता है, जबकि जेंडर में परिवर्तन हो सकता है। समाज में स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका को लेकर जो एक धारणा बनी हुई है, वही जेंडर धारणा को क्या देती है, जन्म देती है। आप लोग को पता है कि जेंडर रूढ़िबद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। समाज में स्त्री और पुरुषों को लेकर के जो भी विचार बने हुए हैं कि स्त्री को यही करना चाहिए और पुरुष को केवल यही करना चाहिए, इन सब को हम क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िबद्धता कहते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। और इस लैंगिक पूर्वाग्रह को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है एज ए टीचर। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को हम लैंगिक रूप से गैर पारंपरिक भूमिका क्या करें, विद्यालय स्तर पर दे। गैर पारंपरिक भूमिका देने से जेंडर रूढ़िबद्धता खत्म हो सकती है और जेंडर समानता क्या हो सकती है, स्थापित हो सकती है। जानते हैं, पाठ पुस्तक भी लैंगिक पूर्वाग्रह से नहीं बच पाती है, लेकिन अब जो पाठ पुस्तक बन रहे हैं उसमें इस चीज़ पर क्या दिया जा रहा है, ध्यान जा रहा है। हमें लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि समाज की आधी आबादी यदि अशिक्षित रह जाती है या वह विकास के मुख्य धारा में शामिल नहीं होती है तो इससे समाज हमारा क्या होगा, पिछड़ जाएगा। समाज रूपी रथ का एक पहिया जो है कमज़ोर हो जाएगा, जिनका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो 1 घंटा लगातार ये लेक्चर हो चुका है, और इससे ज़्यादा इस लेक्चर में यदि दे भी देते हैं
तो आप लोगों के दिमाग से बाहर निकल जाएगा। इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है, आप लोग बाद में भी इसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। शेष हिस्सा जो बच गया तो वो भी आपको वीडियो के रूप में कल सुबह में क्या होगा, मिल जाएगा। तो सीडीपी का हो गया। मैथ मैराथन का एक नया पार्ट अभी डाले हैं, एक डाले थे पहले। भाषा का तो मैराथन दोनों पार्ट डाला हुआ है ही, बच जाएगा। पर्यावरण का मैराथन वह भी कल शाम तक आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। संस्कृत का भी कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस सब को बार बार देखते रहे। और वह जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर 418 पेज का पीडीएफ है, उनको भी आप ध्यान से देखें, समझे, मन में हमेशा हौसला बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं करें। आप सफल होंगे, निश्चित होंगे। यहाँ के 90% स्टूडेंट प्रीवियस एग्ज़ाम में सफल रहे हैं और आप लोग भी जो है सफल होंगे, ठीक है।